नमस्ते बच्चों। आइए हम आज पढ़ेंगे अपना 15वां पाठ नीलकंठ। इस पाठ के द्वारा लेखिका ने नीलकंठ नामक मोर की सुंदरता और उसकी प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्र खींचा है। नीलकंठ पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में सन 1907 में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा विद्वान और विचारक थे तथा माता भक्त हृदय और धर्मपरायण थी। लेखिका को पालतू जीवों पर यानी पशु पक्षियों पर, पालतू यानी अपने घर में पाले जाने वाले यानी पेट एनिमल्स, इनका विशेष प्रेम रहा है। पाठ में लेखिका का पशु पक्षियों के प्रति स्वाभाविक प्रेम उभर कर सामने आया है। एक दिन लेखिका जब अपने किसी मेहमान को स्टेशन पर छोड़कर पक्षी बेचने वाले बड़े मियाँ की दुकान पर पहुंची तो उन्होंने लेखिका को तीतर के समान प्रतीत होने वाले यानी तीतर जैसे दिखने वाले 2 मोर के बच्चे दिखाए। लेखिका उनको 35 रुपए में यानी 30 रुपए मियाँ के लिए, बड़े मियाँ के लिए, तीतरों के लिए मतलब मोर के बच्चों के लिए, और 5 रुपए इनाम के रूप में बड़े मियाँ को देकर उन मोर के बच्चों को खरीदकर घर ले आई। धीरे धीरे मोर के बच्चे बड़े होने लगे। वे सबसे पहले लेखिका जी अपने अध्ययन की कक्षा में मतलब पढ़ाई के घर में वे रखे थे। वे अपनी मर्जी से इधर उधर भटकते रहते थे, कभी मेज के नीचे, कभी टोकरी में। अंत में मोर की देखिए, और बाद में लेखिका उन दोनों को अपने बड़ी चिड़ियाघर में, जालीघर में, अपने घर के बड़ी जालीघर में जैसे पशु पक्षियों को रखने वाले अपने जालीघर में रखा था। धीरे धीरे मोर के बच्चे बड़े होने लगे। मोर की कलगी, चमकीली चोंच, तीखी और आंखों में नीली आभा चमकने लगी। पंखों में चमक आने लगी। मोर की गर्दन लंबी हो गई। मोर की गर्दन नीली होने के कारण उसका नाम नीलकंठ और मोरनी का सदा उसके साथ रहने के कारण नाम राधा रखा गया। नीलकंठ उस जालीगर का सेनापति बन गया। वह सभी पक्षियों से प्रेम करता था और उन्हें संरक्षण देता था। एक दिन पक्षी विक्रेता उसका संरक्षण करता था। जैसे एक दिन सांप से खरगोश को बचाया, और ऐसा ही सबके ऊपर हुक्म मतलब सबकी रक्षा करके उनको हमेशा उनकी रक्षा में जुट जाता था। मोर की सुंदरता देखिए, मोर की सुंदरता और मोर की नाच सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। और वे सब लोग जो अतिथि आएंगे तो इन दोनों को देखकर खुश हो रही है, आनंदित हो रही है। एक दिन पक्षी विक्रेता बड़े मियाँ ने एक मोरनी दिखाई जिसके पंजों की उंगलियां टूटी थी। लेखिका उसे घर ले आई। उसका नाम कुब्जा रखा। कुब्जा को नीलकंठ के साथ राधा का रहना नहीं सुहाता था। कुब्जा ने राधा के 2 अंडे भी तोड़ दिए थे। राधा से दूर रहकर नीलकंठ अप्रसन्न रहने लगा। एक दिन सुबह लेखिका ने देखा कि नीलकंठ की मृत्यु हो गई। राधा और कुब्जा नीलकंठ को ढूंढती रही। एक दिन कुब्जा आम की शाखा से उतरते ही कजली कुतिया के सामने आ गई और उसके प्रहार से बच ना सकी और मर गई।
इन तीनों पक्षियों ने लेखिका को पक्षी प्रकृति की भिन्नता का ज्ञान करवा दिया था। मतलब ज्ञान करवाना मतलब पक्षियों को भी मानव जैसे स्वाभाविक और संवेदनाएं रहेंगे, भावनाएं रहेंगे और एक दूसरे के प्रति प्यार, ये सब मानव के जैसे पशु पक्षियों में भी, मतलब पक्षियों में भी दर्शाया गया। आइए बच्चों, अब से हम पाठ में जाएंगे और पाठ के पृष्ठों को पढ़कर मैं आगे आपको सुनाऊंगी। चलिए बच्चों, मैं आपको नीलकंठ पाठ में फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम पाठ के 3 पृष्ठ तक पढ़े थे, जहाँ मोर मोरनी, छोटे तीतर के बच्चे जैसे छोटे जो पक्षी सुंदर मोर मोरनी के रूप में बड़े हो गए हैं और मोरनी का नाम नीलकंठ रखा गया। और मोरनी के पीछे पीछे रहने के कारण, मोर के पीछे पीछे रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा हुआ था। और साथ साथ नीलकंठ अपने चिड़ियाघर के सेनापति भी बन गए, सेनापति और संरक्षक के रूप में, कि उनकी देखभाल करना, उनको हर बार उनकी सुरक्षित का प्रबंध रखना वगैरह। और ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था, उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि प्रहार करना मतलब वार करना, वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वही पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय यानी कौन है? कार्तिक, भगवान कार्तिकेय षणमुख है ना, सुब्रमण्येश्वर स्वामी, उनका वाहन है यह मोर, इसलिए उसको भी कार्तिकेय कहते हैं। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा? यह उसी पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। इसलिए कार्तिकेय सुब्रमण्येश्वर स्वामी ने इसी पक्षी को ऐसे चुने होंगे कि
इसी जिम्मेदारी को देखकर। मयूर काल प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। मुझे यानी यहाँ कौन है? लेखिका। यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जालीगर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। उपाधि यानी उनका नाम दिए थे परफेक्ट जेंटलमैन बोल के। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर यानी यहाँ कौन है? सांप। विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि ऐसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे ये क्या है? पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढंक जाता था, तब जालीगर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। यहाँ इससे हमें पता चलता है कि बच्चों कि मोर को प्रकृति की सुंदरता बहुत पसंद है। प्रकृति की सुंदरता को निहारना और उसमें क्या है कि उसका अनुभव करना बहुत पसंद लगेगा। हमें मालूम है कि शायद बारिश गिर जाना है तो गिरने वाली है तो सबसे पहले मोर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जब बारिश की सूचना आएगी तो वह अपने पंख फैलाकर नाचना शुरू करेगी। आगे हम और जानेंगे बच्चों तीसरे वीडियो में। तब तक के लिए यह पढ़ के रहो। धन्यवाद।